राज्यसभा में वित्त विधेयक 2021 पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सदन में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि यह वित्तीय बिल निश्चित ही भारत के आर्थिक ढांचे को एक नई ऊर्जा देगा और आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प को पूरा करेगा। सदन में सिंधिया ने बताया कि कैसे कोरोना काल में भारत एक विश्व शक्ति बनकर उभरा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बुधवार को राज्यसभा में वित्त विधेयक 2021 पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सदन में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ये वित्तीय बिल जो दमदार शुरुआत और दूरदर्शिता के साथ पेश किया गया है, निश्चित ही भारत के आर्थिक ढांचे को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा, साथ ही आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प को पूरा करेगा। सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोविड का जिक्र करते हुए कहा कि भारत कोविड की महामारी से एक अमर पक्षी के रूप में उजागर हो रहा है। कोविड ने जहां एक ओर विश्व की महाशक्तियों की अर्थव्यवस्था को कुचल कर रख दिया, विश्व के कई बड़े नेताओं ने कोविड के आगे अपने घुटने टेक दिए, वहीं भारत में मोदी जी के नेतृत्व में 6 महीने में भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई। कि भारत कोविड के महामारी से एक अमर पक्षी के रूप में उजागर हो रहा है। जहां एक तरफ विश्व की महाशक्तियां इस महामारी कोविड ने उनकी अर्थव्यवस्था को कुचल के रख दी, जहां कई विश्व के नेताओं ने इस कोविड के सामने अपने घुटने टेक दिए, वहीं भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 6 महीने के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर आ रही है। सांसद सिंधिया ने कहा कि आज विश्व में वैक्सीन का जो उत्पादन हो रहा है, उसका 60% भारत की माटी से हो रहा है। ये बड़ी गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि विश्व के 72 देशों को भारत वैक्सीन निर्यात कर रहा है। भारत की ये वैक्सीन स्वास्थ्य सेतु के रूप में विश्व के सभी देशों को एक मोती की माला में पिरोए हुए है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज हर दिन 25 से 30 लाख नागरिकों का टीकाकरण किया जा रहा है, जो विश्व में नया कीर्तिमान रचेगा। आज बड़ी गर्व की बात है कि विश्व में जो वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है, उसका 60% हमारे भारत की माटी से हो रहा है। और ये वैक्सीन एक स्वास्थ्य सेतु के रूप में हमारा भारत विश्व के सारे देशों को एक ही मोती के माले में पिरोकर एक स्वास्थ्य सेतु के रूप में भारत उभर रहा है, क्योंकि 72 देशों को हमारा भारत वो वैक्सीन निर्यात कर रहा है। आज दिन प्रतिदिन 25 से 30 लाख हमारे देश के नागरिकों का टीकाकरण किया जा रहा है और आने वाले दिनों में ये एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा कि विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान अगर कहीं रचा जा रहा है तो वो हमारे भारत में रचा जा रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हवाला देते हुए सिंधिया ने कहा कि आने वाले वित्तीय वर्ष में 2021-2022 में भारत ही एकमात्र देश रहेगा जहां हम डबल डिजिट ग्रोथ का अनुभव करने वाले हैं। और केवल ये नहीं सभापति महोदय, आज अर्थव्यवस्था को हम देखें तो करीब करीब 96% प्री कोविड लेवल तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में 2021-22 में भारत वह एक ही देश रहेगा पूरे विश्व में जहां हम लोग डबल डिजिट ग्रोथ का अनुभव करने वाले हैं। यूके जैसा देश केवल 4.5% तक सीमित रहेगा, फ्रांस केवल 5.5% तक सीमित रहेगा, यूएस केवल 6 से 7% तक सीमित रहेगा, लेकिन भारत में 11 से 12% घरेलू विकास की दर की वृद्धि हम अनुभव करने वाले हैं अगले वर्ष में। सिंधिया ने कहा कि सरकार का असली इम्तिहान तब होगा जब हम जनता को तूफान से बाहर निकालते हैं। सिंधिया ने कहा कि संसाधन की कमी जरूर रही हो, लेकिन संबल देने में हमारी सरकार ने कोई कमी नहीं रखी। स्वामी विवेकानंद जी के शब्द मुझे याद आ रहे हैं और उन्होंने कहा था, आई कोट, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, अनकोट। और यही हमारे सरकार का मूल मंत्र है। अंग्रेजी में एक कहावत है
सभापति महोदय कि स्मूथ सीज डोंट मेक स्किलफुल सेलर्स, और ये असलियत है। सरकार की असली पकड़, सरकार की असली क्षमता, सरकार की असली इम्तिहान तब होती है जब हम लोग एक तूफान से निपटकर भारत के 130 करोड़ जनता की रक्षा हम लोग कर पाते हैं। संसाधन की कमी जरूर रही हो, लेकिन संबल देने में हमारी सरकार ने कोई कमी नहीं रखी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जिस प्रकार का लक्ष्य अंत्योदय हो, जिसकी सोच दलित, पीड़ित, वंचित लोगों का उत्थान हो, वही सरकार अपना संकल्प पूरा कर सकती है। कांग्रेस के साथी ने कहा डिमांड, सत्य है, डिमांड उत्पन्न करना है, और उसी लक्ष्य के साथ हमारी वित्त मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ने 5 मिनी बजट की घोषणा, उसके बाद बजट, उसके बाद वित्तीय बिल, 8 महीने के अंदर 27 लाख करोड़ यानी जीडीपी का 14% देश की आम जनता के खर्चे के लिए अपने शासन के आधार पर आवंटित किया। और यह वही सरकार कर सकती है जिसका प्रण, जिसका पथ अंत्योदय हो, जिसकी सोच विचारधारा, जिसकी वास्तविकता दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों का उत्थान हो। गरीब कल्याण योजना के तहत 1,70,000 करोड़ 40 करोड़ गरीबों के खाते में पहुंचाया गया हमारी सरकार के द्वारा। 80 करोड़ गरीबों को निःशुल्क अनाज लॉकडाउन के तहत, ताकि उनके चूल्हे उस समय में भी हम चला पाए। 5,000 करोड़ 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स, रेडी वालों के लिए आरक्षित किए गए, और 3 महीने हमारे 20 करोड़ महिलाओं को अधिक से अधिक राशि मिल पाए। 1,500 रुपए एक एक महिला के खाते में पहुंचाया गया। यह संवेदनशीलता का परिचय है सभापति महोदय। बजट को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने वक्तव्य के दौरान विपक्ष पर भी तंज कसा और कहा कि आंख मूंद कर विरोध करना क्या विपक्ष की भूमिका है। अब मेरे कांग्रेस के साथी कहते हैं कि केवल बजट केवल अमीरों के लिए। अब जिस कांग्रेस पार्टी अपनी G23 की पीड़ा ना समझ पाए, वो देश के गरीबों की पीड़ा क्या समझ पाएगी। सभापति, आंख मूंद कर विरोध करना क्या ये विपक्ष की भूमिका है। विपक्ष के मोदी टैक्स को लेकर उठाए गए सवाल का जवाब भी सिंधिया ने सदन में दिया। अधोसंरचना पर बजट खर्च को लेकर भी सांसद सिंधिया ने आर्थिक संकट को लेकर सरकार की पहल की सराहना की। अब बयानबाजी बहुत होती है विपक्ष के द्वारा सभापति महोदय, मोदी टैक्स, मोदी टैक्स, मोदी टैक्स। क्या है मोदी टैक्स, इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं। 2013-14 में जब इनकी सरकार थी, हाँ मैं मंत्री था, प्लीज मैं था, और बोलिए, मैं मंत्री तो जरूर था। 2013-14 में 5 लाख का आय जो व्यक्ति के पास था, उसको 30,000 रुपया टैक्स में देना होता था, और आज वही व्यक्ति जिसकी आय 5 लाख रुपया है, उसे 0 रुपए टैक्स में देना पड़ता है। यह है मोदी टैक्स। 75 साल में जिन्होंने 75 वर्ष के आयु के हमारे बुजुर्गों का एक बार भी नहीं सोचा, आज मोदी सरकार के समय में 75 वर्ष के आयु के लोगों का टैक्स 0 करके दे दिया है। यह है मोदी टैक्स। नौजवानों के जो स्टार्टअप शुरुआत करते, उनको 1 साल की रियायत दी गई थी, उस रियायत को 1 साल और बढ़ाया है। यह है मोदी टैक्स। और जो छोटे लोग अपने घर खरीदते हैं, होम लोन्स के लिए जो 1.5 लाख रुपए की रियायत दी जाती थी, उसको भी 1 साल और बढ़ाया है। यह है मोदी टैक्स। मैं विनम्र पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय
कि आम आदमी की पीड़ा की बात करने से उनकी पीड़ा कम नहीं होती, ठोस कदम उठाने से उनकी पीड़ा कम होती है। और इसलिए इस सरकार की सोच और विचारधारा है सभापति महोदय कि विनिवेश देश बेचने की नहीं, देश बनाने और बढ़ाने की नीति है। और मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है क्योंकि यहां सरकार इस कोरोना के महामारी के वातावरण में आपदा में विकास के अवसर ढूंढ रही है, और मुझे आश्चर्य होता है क्योंकि विपक्ष वहां बैठकर आपदा में राजनीति करने का अवसर ढूंढ रहे हैं। विपक्ष के पेट्रोल डीजल के सवाल पर सिंधिया ने सदन में सरकार का पक्ष रखा और कहा कि अधोसंरचना ही आत्मनिर्भर भारत की नींव हो सकता है। सभापति महोदय, आज बात उठाई गई थी सदन में पेट्रोल और डीजल के दाम। प्लीज ऑनरेबल मेंबर, पेट्रोल और डीजल के दामों का बहुत मुद्दा उठा था। यह असलियत है कि दामें बढ़े हैं, पर यह असलियत भी है कि जो बढ़ोतरी हुई है उसका बंटवारा क्या हुआ है। लोगों के आंखों में धूल झोंकने की भी सीमा होती है। आज जो पेट्रोल और डीजल के दाम, जिसकी राशि मिलती है उसका अगर खर्चा आप निकालो तो खर्चा निकालने के बाद 40% राज्य को मिलता है और 60% केंद्र को मिलता है। वित्त मंत्री जी यहां बैठी हुई हैं, अगर मेरे आंकड़ों में कोई गलती हो तो जरूर मुझे सही करें। 40% राज्य को मिलता है, 60% केंद्र को मिलता है। लेकिन जो 60% केंद्र को मिलता है उसमें से भी फाइनेंस कमीशन के नियम के अंतर्गत 42% दोबारा राज्य को जाता है। तो असलियत यह है कि राज्य को 40% नहीं मिलता सभापति महोदय, राज्य को उस राशि का 64% मिलता है और केंद्र को केवल 36%। और आज जो दुहाई दी जाती है पेट्रोल और डीजल के दाम का, क्यों नहीं विपक्ष अपने राज्यों में पेट्रोल और डीजल का दाम क्यों नहीं कम करते? अपने शहर का क्यों नहीं कम करते? महाराष्ट्र में तो सबसे बड़ा दाम है ऑनरेबल मेंबर पेट्रोल और डीजल का। ऑनरेबल मेंबर प्लीज एड्रेस द चेयर। यहाँ सिंधिया जी, आप लोग सरकार प्लीज को टेक दुहाई योर दे रहे हो और ऑनरेबल अपने मेंबर आप प्लीज तो टेक योर कदम नहीं सीट उठाते। और यही इतना कहना चाहता प्लीज हूं एड्रेस आपको द चेयर सभापति सिंधिया जी, महोदय प्लीज कि एड्रेस द चेयर, जिनके प्लीज ऑनरेबल मेंबर्स, थैंक यू। सभापति महोदय कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। वित्त बिल 2021 पर सिंधिया ने कहा कि हम नई नीति, नई सोच, नई कार्यशैली लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि देश के लिए नीति बनती है, नीति के लिए देश नहीं। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प आत्मनिर्भरता है और उसी आधार पर हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी मंत्र पर हमारी सरकार आगे बढ़ेगी। सिंधिया ने कहा कि आज विश्व में भारत को मान सम्मान की दृष्टि से पूरे विश्व में देखा जाता है। पीएम ने भी कहा था कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी। सदन में सिंधिया ने अपना वक्तव्य कविता की कुछ पंक्तियों से पूरा किया। और मुझे विश्वास है कि इस कोरोना काल से जैसे हम उभर रहे हैं, उस रीसेट बटन के साथ हमारी सोच में, विचारधारा में, प्राथमिकताओं में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा और एक पैराडाइम शिफ्ट को एक जनता का मुख्य अस्त्र बनाकर हमारी सरकार आगे बढ़ेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मैं मानता हूं सभापति महोदय कि देश के लिए नीति नहीं बनती, देश के लिए नीति बनती है, नीति के लिए देश नहीं। और आत्मनिर्भरता हमारा संकल्प है और उसी के आधार पर सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इसी मंत्र के साथ हमारी सरकार आगे कार्य करेगी। 2021 2013 का भारत नहीं, आज भारत को मान सम्मान के दृष्टिकोण से पूरे विश्व में देखा जाता है। विश्व के अर्थव्यवस्था में भारत का एक सम्मानजनक जगह आज स्थापित हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी और मुझे विश्वास है कि ये वित्तीय बिल
जो दमदार शुरुआत और दूरदर्शिता के साथ पेश किया गया है, RRR रिफॉर्म, रिलीफ और रिफ्रेश की जुगलबंदी के साथ भारत का नया एक ऊर्जा की शुरुआत करेगी। हमारी सरकार का संकल्प है, सभापति महोदय, 3 लाइनों से मैं अपनी इस भाषण को समाप्त करता हूं। हमारी सरकार का संकल्प है कि आरजू बस यही है, आरजू बस यही है मेरे हर सांस देश के नाम हो। आरजू बस यही है कि हमारी हर सांस देश के नाम हो। जो सर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो। आरजू बस यही है मेरा हर सांस देश के नाम हो। जो सर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सर झुके तो वतन को प्रणाम हो। धन्यवाद।